नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सियासी भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। सच कहूं तो ये नतीजे सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक राज्य में हुए बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव की कहानी बताते हैं। आज हम सीधे डेटा और तथ्यों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए सीधे इस आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 206। अब ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े राजनीतिक भूकंप का पैमाना है। जरा सोचिए, 294 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 206 सीटें जीत लीं। ये एक ऐतिहासिक 2/3 बहुमत है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये पार्टी सत्ता में आई है, और वो भी इतने प्रचंड जनादेश के साथ। और इस प्रचंड जीत का सीधा असर इस दूसरे नंबर पर पड़ा है। 15 तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का 15 साल का लगातार शासन अब अचानक से खत्म हो गया है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज रहने के बाद इस हार ने राज्य में एक बहुत बड़े वैचारिक और राजनीतिक बदलाव पर मोहर लगा दी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम बिंदुओं पर नजर डालेंगे। ये ऐतिहासिक जनादेश, वोट शेयर में आया बदलाव, इस पूरे पुनर्गठन का नक्शा, बदलाव के मुख्य कारण, विपक्ष के दावे और विवाद, और अंत में पश्चिम बंगाल का ये नया राजनीतिक युग। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरी कहानी को पलट दिया। 2021 और 2026 के बीच वोट शेयर में आया भारी बदलाव। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। 2021 में जहां टीएमसी का वोट शेयर 48% के आसपास था, वहीं बीजेपी 38% पर थी। लेकिन 2026 आते आते ये पूरी तस्वीर ही पलट गई। बीजेपी का वोट शेयर सीधे उछलकर लगभग 45% हो गया और टीएमसी खिसककर लगभग 40.94% पर आ गई। ये महज कुछ वोटों का हेरफेर नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य के मतदाताओं के एक बहुत बड़े हिस्से ने अपना मन पूरी तरह बदल लिया है। और ये ग्राफ बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है कि वोट शेयर का ये बदलाव असल में सीटों के कितने बड़े अंतर में तब्दील हुआ है। लगभग 45% वोट शेयर के दम पर बीजेपी ने 206 सीटें अपनी झोली में डाल लीं, जबकि टीएमसी महज 79 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये फासला अपने आप में बताता है कि मतदाता का रुझान किस कदर एक तरफा था। अब ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं हुआ है, जमीन पर इसका भौगोलिक नक्शा कैसे बदला है, आइए इसे समझते हैं। ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने टीएमसी के कई अभेद्य किलों को ढा दिया है, उत्तर बंगाल और जंगल महल से लेकर आदिवासी क्षेत्रों तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी और औद्योगिक बेल्ट तक ये लहर हर जगह महसूस की गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जनादेश किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के लगभग हर कोने और हर जनसांख्यिकी से आया है। अब पूरे राज्य की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन जरा इस एक सीट भवानीपुर की काउंटिंग पर नजर डालिए। ये सच में किसी थ्रिलर फिल्म की तरह था। पहले राउंड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 1996 वोटों से आगे थीं। फिर दूसरे राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने 1558 वोटों की लीड ले ली। तीसरे राउंड में ममता जी फिर 898 वोटों से आगे हो गईं। लेकिन अंत में बाजी पलटी और अंतिम नतीजों में शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली। और भवानीपुर की इस हार के मायने बहुत गहरे हैं। खुद सोचिए, ये सीट टीएमसी का एक पारंपरिक गढ़ रही है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का अपनी ही सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट हार जाना, ये शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सत्ता विरोधी लहर जमीन पर कितनी मजबूत थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए निष्पक्ष रूप से उन रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिन्हें जीतने वाली पार्टी अपनी इस जीत का मुख्य कारण मानती है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बीजेपी के नेता इस नतीजे को कैसे देखते हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान काफी अहम है। उनका दावा है कि इस बार चुनाव में एक बड़ा जनसांख्यिकी ध्रुवीकरण देखने को मिला। उनके मुताबिक जहां एक तरफ हिंदू वोट बैंक एकजुट हुआ, वहीं पारंपरिक रूप से टीएमसी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में इस बार विभाजन देखा गया। इसके अलावा बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय कुछ खास रणनीतियों को भी देती है। इसमें 2019 से लगातार पार्टी संगठन का विस्तार करना, जमीनी स्तर पर बेहद आक्रामक प्रचार, बंगाल के लिए पीएम मोदी की गारंटी का संदेश घर घर पहुंचाना और विपक्ष की उस राजनीति का कड़ा विरोध करना शामिल है जिसे वो तुष्टीकरण कहते हैं। इन्हीं चीजों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
और इस जमीनी लामबंदी का एक बहुत ही दिलचस्प और जीता जागता उदाहरण हमें हिंगलिंगगंज सीट पर देखने को मिलता है। यहाँ संदेश खाली विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा रही रेखा पात्रा ने 5421 वोटों से शानदार जीत हासिल की। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि कैसे जमीनी स्तर के विरोध प्रदर्शन और लोगों का गुस्सा बैलेट बॉक्स तक पहुंचा। खैर, अब जाहिर है कि हारी हुई पार्टियां इस नतीजे को इस तरह तो नहीं देखेंगी। तो आइए देखते हैं कि विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। टीएमसी नेतृत्व ने इन नतीजों की वैधता को सिरे से खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस जनादेश को सीधे तौर पर अनैतिक बताया है। उनका खुला आरोप है कि इन चुनावों में भारी धांधली हुई है और 100 से अधिक सीटें लूटी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लूटे गए जनादेश का ये नैरेटिव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसी बात को दोहराते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव चुराए गए हैं। तो अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपनी 206 सीटों को अपनी कड़ी मेहनत और जनता का स्पष्ट जनादेश बता रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस इसे पूरी तरह से एक अनैतिक और लूटा हुआ चुनाव बता रहे हैं। इन दावों और विवादों से परे अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पश्चिम बंगाल अब एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश कर रहा है। जरा इस साल पर गौर कीजिए, 1972। क्या आपको पता है कि ये आखिरी बार था जब पश्चिम बंगाल में उसी पार्टी की सरकार थी जो केंद्र में सत्ता में थी? और अब दशकों बाद राज्य एक बार फिर उसी स्थिति में है जहां राज्य और केंद्र का नेतृत्व एक ही पार्टी के पास है। जाहिर है, राजनीति का ये नया दौर अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा। पहली बार राज्य एक बीजेपी सरकार के तहत काम करेगा। दूसरी तरफ 15 साल सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को अब एक विपक्ष की भूमिका में खुद को ढालना होगा। दोनों ही पार्टियों के सामने अपने संगठनों को फिर से खड़ा करने और चुनाव के दौरान हुए इस भारी ध्रुवीकरण को संभालने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और प्रासंगिक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, इतने सालों बाद हो रहे राज्य और केंद्र के इस अभूतपूर्व तालमेल का पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या इससे राज्य में विकास की एक नई लहर आएगी या फिर ये एक नए राजनीतिक टकराव की शुरुआत है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।